जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। खाद्य एवं जल विशेषज्ञों के समूह ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर की ताज़ा रिपोर्ट में पाया गया है कि जल संकट से वैश्विक खाद्य उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा संकट में है। इससे 2050 तक कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 8% की कमी आ सकती है, जबकि कम आय वाले देशों में यह नुकसान 15% तक हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार दशकों से हो रहे विनाशकारी भूमि उपयोग और जल कुप्रबंधन ने मानव जनित जलवायु संकट के साथ मिलकर वैश्विक जल चक्र पर गहरा दबाव बना दिया है। यह कई देशों की अर्थव्यवस्था, खाद्य उत्पादन और जनजीवन पर गहरा संकट डाल सकता है। दुनिया भर में करीब 3 अरब लोग पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। एक तरफ फसलें पानी की कमी से मुरझा रही हैं तो दूसरी तरफ नगर डूब रहे हैं। अगर इस संकट को नहीं सुलझाया गया तो परिणाम भयावह होंगे। इस त्रासदी को जल खर्च के संतुलित उपयोग से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए पानी के मोल को पहचानने की जरूरत है। जल चक्र को समझने के लिए इसका वर्गीकरण नीले और हरे पानी में किया गया है। झीलों, नदियों और तालाबों में एकत्रित पानी को नीला पानी कहा जाता है। मिट्टी और पौधों में संचित पानी को हरा पानी कहा जाता है। जल चक्र उस जटिल प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा पानी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पानी भाप बनकर वायुमंडल में जाता है, जिससे जल वाष्प की बड़ी धाराएं बनती हैं, जो ठंडी एवं संघनित होने के बाद बारिश या बर्फ के रूप में धरती पर गिरती हैं। हरे पानी की आपूर्ति को जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसे गंभीरता से लेने और सुरक्षित बनाए रखने की जरूरत है। जल चक्र के लिए यह पानी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नीला पानी माना जाता है, क्योंकि जब पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं तो यह वायुमंडल में चला जाता है। इससे धरती पर होने वाली कुल वर्षा का आधा हिस्सा लौट आता है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि पेड़ पौधों व वनस्पतियों में प्रदूषण अवशोषित करने की क्षमता निरंतर घट रही है। भविष्य में जल चक्र बिगड़ता है तो भारत में इसका असर कहीं ज़्यादा दिखाई देगा। यह स्थिति खाद्य उत्पादन तो घटाएगी ही, पानी की उपलब्धता में भी कमी आ सकती है। दरअसल हमारी कुछ नीतियां ऐसी हैं जो जल चक्र को परिवर्तित कर असंतुलित बना सकती हैं। किसी भी वस्तु में छूट देखने सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कृषि के लिए डीएपी खाद पर दी जा रही सब्सिडी पानी और राष्ट्र की सकल पूंजी को हानि पहुंचा रही है। दशकों से किसानों को कृषि विभाग और वैज्ञानिक समझा रहे हैं कि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग खेत में ना करें। इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता घटती है
और फसलों में पानी भी अधिक लगता है। धान, गेहूं, कपास और गन्ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होने पर ज़्यादा पानी सोखती है। इसीलिए किसानों को मोटा अनाज, दालें व तिलहन पैदा करने और एनपीके खाद डालने को कहा जाता है। मगर एनपीके पर सब्सिडी न होने के कारण यह खाद महंगी मिलती है। नतीजतन किसानों ने इसे लगभग खारिज कर दिया है। सरकार डीएपी पर सब्सिडी इसलिए दे रही है कि उसे राजनीतिक हानि न उठानी पड़े। यूरिया डीएपी पर प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है। इस कारण धान और गेहूं की फसल ज़्यादा उगाई जाती है, क्योंकि ये फसलें ज़्यादा मात्रा में पैदा होती हैं और इन्हीं का ज़्यादा निर्यात होता है। तमाम प्रोत्साहन के बावजूद किसान बहुफसलीय खेती करने से भी कतरा रहे हैं। इस वजह से देश को दलहन और तिलहन बड़ी मात्रा में आयात करने होते हैं। इनके आयात में बड़ी मात्रा में विदेश पूंजी भी खर्च होती है। यही नहीं, गेहूं चावल की फसलों में जल प्रबंधन और बिजली व्यवस्था में जो धन खर्च होता है वह भी प्रत्यक्ष निर्यात के जरिए नुकसान का सबब बन रहा है। मगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस हकीकत का ना तो खुलासा होता है और ना ही विपक्ष इन मुद्दों को संसद में उठाता है। खेती और कृषि जन्य औद्योगिक उत्पादों से जुड़ा यह ऐसा मुद्दा है जिसकी अनदेखी के चलते पानी का भी निर्यात हो रहा है। इस पानी को वर्चुअल वाटर भी कह सकते हैं। दरअसल भारत से बड़ी मात्रा में चावल, चीनी, वस्त्र, जूते चप्पल और फल व सब्जियों का निर्यात होता है। इन्हें तैयार करने में बड़ी मात्रा में पानी खर्च होता है। अब तो जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे यहाँ बोतलबंद पानी के संयंत्र लगाए हुए हैं वे भी इस पानी को अरब देशों को निर्यात कर रही हैं। इस तरह से निर्यात किए जा रहे पानी पर लगाम नहीं लगाई गई तो संकट और बढ़ेगा। जबकि देश के 3/4 घरेलू रोजगार पानी पर निर्भर हैं। आमतौर पर यह भुला दिया जाता है कि ताज़ा और शुद्ध पानी तेल और लोहे की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि पानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में $20,000 प्रति हेक्टेयर की दर से सर्वाधिक योगदान करता है। इस दृष्टि से भारत से कृषि और इससे संबंधित उत्पादों के जरिए पानी का जो अप्रत्यक्ष निर्यात हो रहा है वह हमारे भूतलीय और भूगर्भीय दोनों ही प्रकार के जल भंडारों का दोहन करने का बड़ा सबब बन रहा है। दरअसल 1 टन अनाज उत्पादन में 1000 टन पानी की आवश्यकता होती है। धान, गेहूं, कपास और गन्ने की खेती में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है। इन्हीं का हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। खेत की मिट्टी और स्थानीय जलवायु भी पानी की कम ज़्यादा खपत से जुड़े अहम पहलू हैं। पानी की अप्रत्यक्ष निर्यात न हो इसके लिए फसल प्रणाली में व्यापक बदलाव और सिंचाई में आधुनिक पद्धतियों को अपनाने की ज़रूरत है। ऐसा अनुमान है कि धरती पर 1.4 अरब घन किलोमीटर पानी है।
लेकिन इसमें से महज 2% पानी मनुष्य के पीने और सिंचाई के लायक है। इसमें 70% खेती किसानी में खर्च होता है। स्टॉप।